प्रिय साथियों, आप सबको सादर जय भीम। मैं दाऊराम रत्नाकर, पूर्व विधायक पामगढ़ एवं प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़, आज आप लोगों के बीच में फेसबुक में लाइव आया हूँ। आप सब जानते ही हैं कि अभी देश में कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण कहीं पर भी कोई आम सभा एवं सम्मेलन के माध्यम से अपनी बात नहीं कह सकते। ऐसे ही हालात में सोशल मीडिया में, फेसबुक में आकर के आप लोगों से अपनी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारा देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। मैं मुख्य रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के चलते देश व प्रदेश के बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, इस विषय को लेकर के मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। आप सब जान ही रहे हैं कि आज देश में जीडीपी का गिरावट या जीडीपी जो है इतना माइनस में है, -23.9% गिर चुका है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था कितना चरमरा चुका है। इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर किन लोगों के ऊपर पड़ रहा है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति एवं विकास का मूल्यांकन उस राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय से लगाया जा सकता है। आज भारत के चंद मुट्ठी भर लोग जो सुखी हैं, जो समृद्ध हैं, जो संपन्न हैं, ऐसे लोग ही आज जो है इस देश के अंदर में आज सुखी हैं। लेकिन बहुसंख्यक, जिसमें खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज आज बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। भारत में आज़ादी के बाद से जो भी सरकारें बनी हैं, खास करके दो पार्टी ही इस देश के अंदर में राज की है। सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज किया है और कांग्रेस के बाद बीच बीच में कुछ और दल के लोग भी इस देश के अंदर में राज किए हैं। और दूसरे नंबर पर अगर इस देश में कोई राज कर रहे हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी का राज कर रही है। देश के आज़ादी के इन 73 वर्षों में इन दोनों पार्टियों के शासनकाल में इस देश के लोगों के साथ क्या हुआ, अगर आज हम देखें तो देश के अंदर लगभग 19 प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इन 19 प्रधानमंत्रियों में से सभी के सभी इन्हीं दोनों पार्टियों से संबद्ध लोग हैं। भले ही कोई कांग्रेस से निकला, कोई जनता दल बना लिया, कोई जनता पार्टी बना ली, और इस तरह से जो है उन्हीं में से निकले हुए लोग हैं और कुल मिलाकर के दोनों पार्टी के ही प्रधानमंत्री इस देश के अंदर में आज तक के बने हैं। सभी सरकारों ने देश की प्रगति एवं विकास की बहुत नारा लगाया, लेकिन आज भारत के बहुसंख्यक लोग जातीयता से, सांप्रदायिकता से, अशिक्षा से, गरीबी, बेरोजगारी, भूमिहीनता, महंगाई, कुपोषण, भूखमरी, अन्याय, अत्याचार, नक्सलवाद एवं आतंकवाद जैसे अनेक बीमारियों से आज जूझ रहे हैं। अगर हम गरीबी रेखा की बात करें तो इस देश के अंदर में
कांग्रेस के शासनकाल में गरीबी हटाने की बहुत बात कही गई, और जो भी सरकारें आई, चाहे आज भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी गरीबों की बात करते हैं। लेकिन हम जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उस समय की गरीबी का आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो उस समय लगभग इस देश के 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे 1947 में। लेकिन आज अगर हम गरीबी रेखा के नीचे का आंकड़ा देखते हैं तो आज के तारीख में लगभग जो है ये 68% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगर दोनों समय काल के अगर इस गरीबी रेखा के नीचे वाले आंकड़े को अगर हम देखें और इसका तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो हम वहीं खड़े हैं जिस समय देश आज़ाद हुआ था। उस समय की गरीबी की स्थिति और आज की गरीबी की स्थिति लगभग एक जैसा ही है। देश के अंदर में किसानों की बात की जाती है। किसानों के लिए अनेक योजना, अनेक नीतियां, बहुत सारे सब्सिडी की बात करते हैं, किसानों को ऊपर उठाने की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ किसानों के विकास की बात करेंगे और दूसरी तरफ किसानों की आत्महत्या को लेकर के मगरमच्छ की आंसू भी बहाने की बात करते हैं। लेकिन इस देश में खेती योग्य भूमि है कितनी? अगर हम खेती योग्य भूमि की बात करते हैं तो लगभग 51% इस देश की कुल भूमि का 51% कृषि योग्य भूमि है और 4% भूमि चारागाह के रूप में है और 21% भूमि वन क्षेत्रों से आच्छादित है और 24% भूमि इस देश के अंदर में बंजर भूमि है, अनुपयुक्त भूमि है। लेकिन 51% जो खेती योग्य भूमि है, आखिर वो 51% भूमि के मालिक कौन है? अगर हम उसकी मालिकाना हक की बात करते हैं या जमीन के मालिक की बात अगर हम देखें तो लगभग 80% जमीन इस देश के जमींदारों के पास है। 9% जमीन लगभग जो है इस देश के ब्राह्मणों के पास है और 6% जमीन व्यापार करने वाले वैश्यों के पास है। कुल मिलाकर के 95% जमीन 3 लोगों के पास है। बची खुची 5% जमीन है। उन 5% में से 4% जमीन इस देश के जिन्हें हम पिछड़ा वर्ग बोलते हैं और जिसमें मुस्लिम वर्ग भी पिछड़े वर्ग की सूची में कुछ शामिल हैं, ऐसे लोगों के पास लगभग 4% जमीन है। बची खुची 1% जमीन में से 0.5% अनुसूचित जाति के पास और 0.5% जमीन लगभग अनुसूचित जनजाति के पास। तो जिनके पास 5% जमीन है वो भी किसान के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इस देश के 35 से 40% लोग ऐसे भी हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास कोई 1 इंच जमीन नहीं है। साथियों, तो ऐसे जो भूमिहीन कृषक हैं या जो लघु कृषक हैं या सीमांत कृषक हैं, इन लोगों को आज तक जो भी कृषि के नाम पर योजनाएं बनी, जो सब्सिडी मिली, उसका कितना फायदा हुआ है? फायदा तो उनको होता है ना जिनके पास ज़मीन होती है। तो जो ज़मीन के मालिक हैं वो इनके योजनाओं का फ़ायदा लेते हैं, लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है उनको तो इस कृषि की योजनाओं का भी कोई लाभ नहीं मिला। जबकि देश को कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, कृषि पर हमारा अर्थव्यवस्था टिका हुआ है, लेकिन जो कृषि के मालिक हैं वो कौन लोग हैं? तो वो तो चंद। आज बेरोजगारी का बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। बेरोजगारी की समस्या जो है विकराल रूप में है। लेकिन 73 वर्षों में कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल में बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आज हम देखें तो बेरोजगारों का
किस तरह से इन्होंने जो है इनकी जो नीतियां हैं कांग्रेस और बीजेपी की, इनके नीति के कारण किस तरह से इन्होंने किनका विकास किया, क्या अनुसूचित जाति के लोगों का, जनजाति के लोगों का, या पिछड़े वर्ग के लोगों का, या धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का, किनका विकास किया। 1 जनवरी 1990 में नवभारत टाइम्स में एक आंकड़ा प्रकाशित हुआ था और उस आंकड़ा में 1935 से लेकर 1990 तक सरकारी नौकरियों में जातिवार प्रतिनिधित्व का आंकड़ा प्रकाशित हुआ कि किस जाति के लोगों को कितना प्रतिशत सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। यह साबित करता है कि इन्होंने कितना किसको रोजगार दिया। तो इनके शासनकाल में अगर हम 1935 के आंकड़ा देखते हैं तो जो कायस्थ समाज जो कायस्थ समाज है, तो कायस्थ समाज के लोग 1935 में अंग्रेजों के ज़माने में जहां वो 40% सरकारी नौकरियों में हुआ करते थे, 1982 के आते आते वो और 1990 के आते आते वो 2% हो गया। जो 40% में थे वो 2% में आ गया 90 के आते आते। अंग्रेज 1935 में लगभग 15% सरकारी नौकरियों में हुआ करते थे, लेकिन 1982 और 90 के दरमियान वो 0% हो गया, क्योंकि जब अंग्रेज रहे ही नहीं तो उनकी सरकारी नौकरी में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम समाज है, जो 1935 में 35% सरकारी नौकर हुआ करते थे, 3.5% हो गया और 1990 के आते आते वो 1% में आ गया। वहीं पर अगर हम ब्राह्मण समाज को देखें, 1935 में ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व मात्र 3% था और जो 3% समाज था और 1990 के दरमियान सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। और जो क्षत्रिय और वैश्य कहलाने वाले समाज हैं, उनका जो है 1935 में 7% सरकारी नौकरी में हुआ करते थे, वो 11.5% में आ गए 1982 के दौर में, और 1990 में वो 10% में आ गया। अनुसूचित जाति और जनजाति 1935 में तो कहीं नौकरी की तो इनके लिए शून्य में थे, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति ये 1982 में 6% में आ गया और 1990 में करीब 8% हो गया। अगर 8% में आए भी 1982 और 90 के दौर में, तो ये इस कारण आए कि इनके बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में जो अनुसूचित जाति जनजाति को जो आरक्षण का प्रावधान रखा, और उस आरक्षण के बदौलत इनको कुछ प्रतिनिधित्व देना पड़ा। अगर ये आरक्षण की व्यवस्था संविधान में न होता तो शायद ये जो 6% 1982 में जो इनको नौकरियां मिली, या 1990 में इनको 8% तक इनको प्रतिनिधित्व हासिल हुआ, ये भी प्रतिनिधित्व हासिल नहीं हो पाता। वो इसलिए हुआ क्योंकि संविधान में इनके लिए प्रावधान रखा गया। वहीं अगर हम पिछड़ी जाति की बात करें, जिनकी आबादी इस देश में आज के तारीख में 52% है, और ऐसे 52% लोग 1935 के समय इनकी क्या स्थिति थी, तो 1935 में मात्र ये 0 थे, लेकिन 1980 में मुश्किल से 2% इनको जगह मिल पाई, और 1990 तक ये 4% में गए। जबकि इस देश में 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 340 में यह प्रावधान रखा गया है कि जो समाज सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है,
चाहे सरकार किसी की बने, ऐसे समाज को उनके जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन के आधार पर आयोग बिठाया जाएगा और उसके आयोग की सिफारिश के आधार पर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और प्रतिनिधित्व देने की जो प्रावधान 340 में जो रखा गया है, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी जब पहली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, जब 1953-54 गठन किया काका कालेलकर, और काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट आने के बाद भी उस रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में जहां प्रतिनिधित्व देना था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस समय ये काम नहीं किया। और यही वजह है कि 1990 तक उनकी प्रतिनिधित्व जो है मात्र 4% तक पहुंच पाया। तो इस तरह से अगर हम एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वे रिपोर्ट जनवरी 2015 का अगर उसको हम देखते हैं, तो उस रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जाति का 12.9% प्रतिनिधित्व मिला और अनुसूचित जनजाति को 4% और ओबीसी को 6.69%। जरा आप देखिए, काका कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जो उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। और जब 1977 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होने के बाद फिर जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार में श्री मोरारजी देसाई जी ने ये कहा कि भाई ये पुराना रिपोर्ट है या पुराना गया है, एक और रिपोर्ट, एक कमेटी बिठाएंगे, दूसरा आयोग बिठाएंगे। और उन्होंने मंडल कमीशन के नाम से एक दूसरा कमेटी का गठन किया और मंडल रिपोर्ट के आधार पर 1980 में जब रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हो गया, तब फिर जनता पार्टी की सरकार बदल करके फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री हो गई। अगर सही मायने में पिछड़े लोगों के हक और हित को ध्यान में रखते तो 1980 में मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर अगर उनको 27% जो रिकमेंडेशन उन्होंने किया था, अगर वही लागू कर दिए होते तो पिछड़े वर्गों का 27% प्रतिनिधित्व, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। नतीजा क्या हुआ? 1990 आ गया। 1990 का डाटा यह बताता है कि उनको मात्र 6.4% प्रतिनिधित्व मिला और 2015 तक उनकी स्थिति 6.69% में पहुंच पाया। तो इसका मतलब है कि इस देश के अंदर में रोजगार देने की जहां बात है, तो जो संवैधानिक अधिकार है वो भी चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि 2015 में तो नरेंद्र मोदी जी भी सत्ता में आ चुके थे, बीजेपी की सरकार बन चुकी थी और 2014 से वो प्रधानमंत्री हैं इस देश में। अगर उनकी भी नीयत साफ होती, वो भी इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिए होते, तो शायद पिछड़े वर्गों की जो प्रतिनिधित्व है वो इस देश के अंदर में बढ़ गया होता। जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय एक नारायण स्वामी जी राज्य मंत्री थे उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में, और उस समय शरद यादव जी ने पार्लियामेंट के अंदर में एक सवाल पूछा कि पिछड़े वर्गों का जो 27% रिजर्वेशन है वो कितना इंप्लीमेंट हुआ है और क्लास 1 में कितने अधिकारी अभी तक के बन पाए हैं पिछड़े वर्गों से। तो नारायण स्वामी जी ने पार्लियामेंट के अंदर में क्लास 1 अधिकारियों का डाटा पेश करते हुए उन्होंने शरद यादव जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था, उन्होंने डाटा पेश किया, पिछड़ी जाति के लोगों को मात्र 6.9% प्रतिनिधित्व मिला है और एससी को 11.5% प्रतिनिधित्व मिला है, एसटी को 4.8% मिला है और सवर्ण को कितना मिला है? तो 76.8%, 73.8%। तो जिनकी संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है, उनको संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी
उनको नहीं मिला। तो इस तरह से इस देश के अंदर में अगर देखा जाए तो जो बेरोजगार बनाने की जो प्रक्रिया है ये आज से नहीं वर्षों से इस देश के अंदर में चलते आ रहा है। संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी उसका परिपालन नहीं हुआ। खास करके जो है इस देश के अंदर में जब भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो एक बात कहा जाता है कि योग्य नहीं है, उम्मीदवार नहीं पाए जाने के कारण पद रिक्त है और उन रिक्त पदों को अन्य लोगों से भर दिया जाता है या उसको रिक्त रखा जाता है। तो ये योग्यता की बात करते हैं कि भाई इन वर्गों में काबिल आदमी नहीं मिले, योग्य आदमी नहीं मिले और इनके योग्य नहीं पाए जाने के कारण उक्त पद रिक्त है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में योग्यता का मापदंड क्या है? इस देश के अंदर में योग्यता का मापदंड है पूज्य ही विप्रशील गुणहीना, शूद्र नहीं गुण ज्ञान प्रवीणा। अगर सभी गुणों से भी अगर कोई आदमी गुणहीन है फिर भी वो योग्य है। और एक इंसान कितना भी काबिल हो जाए, कितना भी योग्य हो जाए, लेकिन वो योग्य नहीं माना जाएगा। और यही वजह है कि आज SC ST में या OBC में काबिल लोग नहीं है, योग्य लोग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब यहाँ IAS का एग्जाम होता है, IPS का एग्जाम होता है, अगर स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, चाहे मेडिकल PMT का एग्जाम होता है या इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन का एग्जाम होता है, तो अधिकांशतः ये यहाँ पर होते आया है कि रिटर्न में तो हमारे जो SC ST OBC के बच्चे हैं वो बड़े अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन जब ओरल में जाते हैं या जब उनका साक्षात्कार होता है तो साक्षात्कार में उसको नंबर कम दे दिया जाता है। और जो अपर कास्ट से या जिनको सामान्य या जनरल के नाम से जाना जाता है, अगर उनका रिटर्न में नंबर कम है तो उसको ओरल में ज्यादा नंबर दे करके उसको जो है आगे कर दिया जाता है और SC ST OBC के बच्चों को पीछे ढकेल दिया जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसलिए यहां पर जो बेरोजगारी की समस्या है, आज सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी की समस्या का शिकार अगर कोई है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के जो नौजवान है, युवा हैं, आज वो हैं। आज हम ये नहीं कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की जो सरकार रही है उसने यहाँ विश्वविद्यालय नहीं बनाया या यहाँ पर जो है IIT नहीं बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोले, मेडिकल कॉलेज नहीं खोले। अगर अधोसंरचना की बात करें तो बहुत सारे इन्होंने अधोसंरचना की काम तो किए हैं, लेकिन उन हायर एजुकेशनों में जाने के लिए क्या आज अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को वहां पहुंचने को वहां वो पहुंच पाते हैं? क्योंकि आज के तारीख में जब इनको अयोग्य मान करके कि भाई योग्य नहीं है, काबिल नहीं है, इसलिए इनके जगह रिक्त हैं, लेकिन वहीं पर पेमेंट सीट के आधार पर उन्हीं बच्चों को फिर ये जगह देते हैं। अगर पेमेंट सीट के आधार पर जगह देते हैं तो गरीब बच्चे उतना पेमेंट सीट में पैसा नहीं दे सकते, इसलिए उनका एडमिशन भी वहां पर नहीं हो पाता। तो ये तो स्थिति वही हो गई। एक जमाना था जब रामायण काल में शंभुक ऋषि को योग विद्या प्राप्त करने से रोका गया, महाभारत काल में जहां एकलव्य को धनुष विद्या सीखने से रोका गया। आज संविधान तो है, लेकिन संविधान के बावजूद भी आज फिर से शिक्षा से वंचित करने के लिए इन्होंने पेमेंट सीट की सिस्टम लागू किया, ताकि आर्थिक आधार पर लोग गरीब हैं, गरीब होने के कारण वो शिक्षा प्राप्त न कर सके, वो अपने आप वंचित हो जाए। तो इस तरह से इस देश के अंदर में कांग्रेस और बीजेपी के चाहे जिस किसी की भी सरकार रही है, इस सरकार ने इसको गंभीर इन वर्गों की बेरोजगारी को दूर करने का किसी ने प्रयास किया। आज हम
देखते हैं कि देश के अंदर में अन्याय अत्याचार का भी एक बड़ा जोर है, बड़ा सिलसिला है। अन्याय अत्याचार की बाढ़ सी आई हुई है। इन 73 वर्षों में किसी भी सरकार ने या किसी भी प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को रोकने का काम नहीं किया। वो आज भी बदस्तूर जारी है। अगर 1947 से लेकर 1978 तक लगभग 30 वर्षों तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार चली, कांग्रेस पार्टी की सरकार चली, और 1978 में ही जब मान्यवर कांशीराम जी ने संगठन बनाने का काम शुरुआत किया तो उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार का जायजा लेने का काम किया। और तब जब उन्होंने जायजा लिया तो महाराष्ट्र के अंदर में पूना के पास एक गबरूवान गवाई नाम का एक व्यक्ति था जिनका दोनों आंख फोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए कि बबरूवान गवाई ने अपनी लड़की के साथ, जिस जमींदार ने उनकी लड़की के साथ इज्जत लूटा, और उनके इज्जत लूटने के कारण जब वो लड़की गर्भ में हो गई तो बबरूवान गवाई जमींदार के पास जा करके कहने लगा कि जमींदार साहब, आप जो है, आपके कारण मेरी बच्ची जो है गर्भ में है, इनका बच्चा हो गया है, अब इस लड़की को आप अपने पास रख लो। तो जमींदार ने कहा कि बच्चा पैदा करना हमारा काम है, लेकिन इसको मेंटेन करना हमारा काम नहीं है। और तेरी कैसी हिम्मत हुई कि तू आज आकर के हमारे सामने इस लड़की को हमारे घर की बहू बनाना चाहता है। सिर्फ अपनी लड़की के लिए न्याय मांगने के अपराध में उस जमींदार ने उस बबरूवान गवाई, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के दोनों आंखें निकाल लिया। ये अन्याय अत्याचार इस तरह के हुए, हृदय विदारक। और उन दिनों में सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस की थी। पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा जी के 3 दशक उनके शासन काल में ये अन्याय अत्याचार हुए। और इसी तरह से इसके साथ इनके बीच में 2 साल जनता पार्टी की भी सरकार रही। और इस दौरान में 30 अक्टूबर 1974 को एक नेशनल हेराल्ड पेपर में एक समाचार छप करके आया। 30 अक्टूबर 1974 में नेशनल हेराल्ड में एक खबर छप करके आया। एक अनीता बाघमारे नाम की लड़की थी जिनके साथ गांव के जमींदार ने उनका भी इज्जत लूटा। और जब पेपर में यह बात छप करके आई तो उस समय मान्यवर कांशीराम जी संगठन बनाने के दौर में थे। तो उन्होंने सोचा कि हमारे समाज की लड़की के साथ ऐसा जुल्म हुआ है तो इनकी हमें मदद करनी चाहिए। अपने 2-4 मित्रों को उन्होंने तैयार, पैसा इकट्ठा भी किए और इकट्ठा करके साइकिल से उनके गांव के लिए चले गए, मदद करने के लिए चले गए। जब उस गांव की ओर गए, गांव में गए, उस गांव के आसपास या उस गांव के लोग कोई भी इस बात को बताने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि जमींदार का इतना आतंक और इतना भय था, लोग इतने डरे हुए थे कि कोई उसके खिलाफ जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से अनीता बाघमारे जी के पिताजी को मान्यवर कांशीराम जी ने समझाने की कोशिश की कि भाई, हम भी आपके समाज के लोग हैं, हमारी बहन के साथ अगर ऐसी घटना घटी है तो हम उनकी मदद के लिए आए हुए हैं, हम आपका मदद करना चाहते हैं। फिर भी उस आदमी ने कुछ बताना नहीं चाहा। लेकिन बाद में बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जुबान खोली और उन्होंने कहने लगा कि भाई, आप हमारी मदद करने आए हो तो मेरा ये सारा परिवार है। पूरे आंगन में अपने बच्चों को, फैमिली को निकाल दिया और कहने लगे कि ये जो मेरे फैमिली के लोग हैं, आप इनको पूरी जिंदगी भर परवरिश करने की जिम्मेवारी ले लीजिए। जिस जमींदार ने मेरी बेटी के साथ अन्याय किया है, मैं उसका गर्दन काट करके आपके कदमों के नीचे ला दूंगा।
लेकिन आप इसकी जवाबदारी लेते हैं, मदद करने के लिए आए हैं, ये मदद करेंगे क्या आप? मान्यवर कांशीराम जी बड़े अवाक रह गए। फिर मान्यवर कांशीराम जी के सामने वो कहने लगे कि भाई शर्म हमें भी आती है, लेकिन क्या करें, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास जमीन नहीं है, हमें रोज इन्हीं के खेतों में, इन्हीं के खलिहानों में काम करने के लिए जाना पड़ता है, हम इनके ऊपर निर्भर हैं। और मेरी बेटी के साथ हुई है जो घटना, ये कोई नई घटना तो नहीं है। इस तरह की जो है हमारे गांव में हर बहू बेटियों के साथ में हमेशा ऐसी घटना घटते रहती है, और ये घटना तब तक हो सकता है, चलता रहे जब तक हम उनके खेतों में काम करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार अगर चाहती तो जो बंजर भूमि है, जो खाली पड़ी भूमि है, इन गरीबों को भूमि दे करके जमींदारों के खेतों में काम करने से उनको रोकने का काम कर सकती थी, ताकि उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार रुक सकता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो देश में कांग्रेस की सरकार चाहे बीजेपी की सरकार हो, तो इन सरकारों ने अन्याय अत्याचार को रोकने का काम नहीं किया। 70-80 के दशकों में अगर हम देखते हैं तो उत्तर भारत में बेल्छी कांड हुआ, पिपरा कांड हुआ, साधुपुर कांड हुआ। छत्तीसगढ़ में हमारे यहीं पर केस्तरा कांड हुआ, जहां 14 सतनामियों को जिंदा जला दिया गया। इसी बेलापुरम की घटना, ऐसी अनेक घटनाएं इस देश के अंदर में होते रहे हैं। आदिवासियों के साथ संथाल परगना में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, सामूहिक हत्या। 31 दिसंबर 1978 में केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल द्वारा, बिहार के मिलिट्री पुलिस के जवानों के द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और सामूहिक नरसंहार की घटना हुई। मानवता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। आज भी अगर हम देखें तो पिछले 6 सालों से यहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी आप सुनते हैं कठुआ कांड हुआ, कभी आप सुनते हैं ऊना कांड हुआ, कहीं आप सुनते हैं रोहित बेमुला कांड हुआ, कहीं सहारनपुर में जातीय दंगा हुआ। तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं। यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर या राजस्थान के अंदर, देश के अंदर में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। अन्याय अत्याचार बदस्तूर जारी है। और आज तो जिस तरह से मॉब लिंचिंग की बातें आप देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कि किस तरह से लोगों को नंगा बदन करके खंबे में बांध करके उसको तब तक पीटा जाता है, जब तक मारा जाता है, जब तक वो दम न तोड़ दे। ऐसी घटनाएं इस देश के अंदर में हो रही है। हम सरकार क्यों बनाते हैं? सरकार क्यों बनाते हैं? चाहे इस देश के अंदर में आज लोकतंत्र के आधार पर देश का कारोबार चलता है। अगर इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अगर हमें वोट का अधिकार न दिलाया होता, तो शायद आज जो थोड़ी बहुत हमारी सुनवाई होती है वो भी सुनवाई नहीं होती। आपको मालूम है कि इस देश के अंदर 1919 में जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर साउथ बोरो कमेटी के पास अपना प्रतिनिधित्व के लिए मेमोरेंडम पेश किया, तो साउथ बोरो कमेटी के सामने उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि SC ST OBC जो उस समय के डिप्रेस्ड क्लास के नाम से जाने जाते थे, तो इन डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। तो उस समय के तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित बाल गंगाधर तिलक जी ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया, क्या तेरी तेली कुर्मी, क्या पार्लियामेंट में जा करके ये हल चलाएंगे या तेल निकालेंगे? इनको प्रतिनिधित्व की क्या जरूरत है? जब 1930-31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
जब वोट की मताधिकार की बात हो रही थी, वोट दिलाने की बात हो रही थी, वोट देने की बात हो रही थी, तो उस समय महात्मा गांधी जी थे और महात्मा गांधी जी कहने लगे कि इनको वोट की क्या जरूरत है, ये वोट के महत्व को क्या जाने, वोट की कीमत को क्या जाने, वोट के ताकत को क्या जाने। वोट देने का अधिकार तो सिर्फ उन व्यक्तियों को होना चाहिए जो कम से कम मैट्रिक पढ़ा लिखा है, जो कम से कम 10 एकड़ जमीन का मालिक है, जिनका कम से कम बैंक बैलेंस हो, जो इनकम टैक्स पेई हो। जरा सोचिए, कौन विरोध कर रहा था, किस पार्टी के थे? ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, उनको ऐसा लगता था कि ये तो संख्या में ज्यादा है और डेमोक्रेसी में, लोकशाही में बहुमत के आधार पर जब सरकारें बनेगी, सरकारें चलेगी, तो शायद हम सत्ता में आने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको वोट का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वोट के अधिकार के खिलाफ ही आवाज उठाई। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी, उन्होंने अपना लॉजिक, अपना तर्क के आधार पर अंग्रेजों को कन्विंस किया और अंततः कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932 में जब घोषित हुआ, उसमें हमें वोट का अधिकार प्राप्त हो गया। और जब वोट का अधिकार प्राप्त हो गया, वो भी 2 वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया, फिर महात्मा गांधी जी अनशन में बैठ गए, बोले कि भाई इनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और अंततः मजबूर होकर के बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को कंप्रोमाइज करना पड़ा 24 सितंबर 1932 को, और वो द्वि मताधिकार का जो हमारा अधिकार था उसको छोड़ना पड़ा। लेकिन एक वोट देने का अधिकार तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिला दिया, और भारत के संविधान में उन्होंने इस बात को लिख दिया कि 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। और आज वो वोट के अधिकार हमारे पास हैं, और उस वोट के ताकत से ही चाहे कांग्रेस की सरकार बनती हो, उसी वोट के ताकत से चाहे बीजेपी की सरकार बनती हो। लेकिन सरकार बनने के बाद क्या उन सरकारों ने, उन पार्टियों ने SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान का ख्याल रखा? क्या इनको जिंदगी के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अवसर देने का काम किया? अगर संविधान में इनको आगे बढ़ने का अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया भी है, तो आज पूरे सारे देश के अंदर में संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज इस बीजेपी के शासन काल में संविधान की प्रतियां जलाने का काम करते हैं। आज इस संविधान को बदल करके ये मनुस्मृति के आधार पर फिर से इस देश के अंदर में मनुस्मृति को बहाल करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस देश के अंदर में जिनके वोटों से इनकी सरकारें बनती है, ये हमारी अज्ञानता है कि जो बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक बहुजन समाज है, वो अपने वोट की कीमत को नहीं समझ पाया, वोट के ताकत को नहीं समझ पाया, वोट के महत्व को नहीं समझ पाया। और ऐसी हालात में फिर उसी परंपरा को, उसी संस्कृति को, जो कभी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने जो बात कहा, रामायण में एक बात उन्होंने लिखा है कि को निरप होई हमें कहानी, और चेरी छाड़ न कहा बरानी। कोई भी राजा बने, हमें क्या हानि है भाई, न देना है। अगर आज देश के अंदर में GDP गिर गया तो क्या ये आपको हानि नहीं हो रहा है? आज देश के तमाम सरकारी संस्थान जब प्राइवेट चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है, तो क्या आपको हानि नहीं हो रहा है? आज देश के सारे बैंक कंगाल हो गए और विजय माल्या जैसे कुछ चंद लोगों ने यहां से हजारों हजारों करोड़ रुपए लेकर के विदेश में पलायन हो गए, सरकार के नाक के नीचे ये देश के बैंकों में ढाका डाल दिए। क्या ये आपको हानि नहीं हो रहा है? आज अगर प्राइवेटाइजेशन के नाम पूरे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, तो क्या ये आपको हानि नहीं हो रहा है? संस्था है तब तो रिजर्वेशन के आधार पर आपको सरकारी सेवाओं में आपके बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही है,
अगर कल ये प्राइवेट किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति हो जाए तो क्या वहां आपको नौकरियां मिलेगी? रिजर्वेशन को सीधे पार्लियामेंट से खत्म नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी हालत में उन्होंने रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए रास्ता निकाल लिया, या तो इनको प्राइवेट कर दो या तो फिर न्यायपालिका के माध्यम से रिजर्वेशन को समाप्त किया जाए। आज प्रमोशन में रिजर्वेशन, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन, ये सारा धीरे 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 न्यायालय के आड़ में इनको समाप्त करने का काम चल रहा है। तो एक तरफ आप उनकी सरकार बनाते हो और वो तो इस बात को हमें पढ़ाने का भी काम करते हैं कि पढ़ते रहो कि कौन निरप होई हमें कहानी और चेरी छाड़ न कहावा बरानी। अरे हम तो ऐसे ही रहेंगे भाई, गरीब के गरीब रहेंगे, हमारा तो किस्मत में लिखा है, हमारे भाग्य में लिखा है, भगवान ने हमको ऐसा ही बनाया है। तो ये कोई भगवान का माया नहीं, भगवान का लीला नहीं है और ना ये किस्मत का देन है। अरे आपके किस्मत तो बनाने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने कर दिया। इस देश के 130 करोड़ लोगों के हाथ में जो वोट का अधिकार है, इस वोट में वो ताकत है जो तोप और तलवार में नहीं है, बम और बारूद में नहीं है। ये वोट आपका किस्मत, आपके तकदीर बनाने का काम करता है, आपके भाग्य बनाने का काम करता है, रोजगार दिलाने का काम करता है, होने वाले अन्याय अत्याचार को रोकने का काम करता है। लेकिन सवाल इस बात का है, आपने उस वोट को किसके हाथ में दिया? आजादी के इन 73 वर्षों में सिर्फ 2 पार्टियों को दिया। अब 73 वर्षों तक तो आजमा लिया, और जब 73 वर्षों तक के आपने आजमा लिया, इस बात को, हालांकि इस देश के अंदर में ज्योतिराव फुले से लेकर छत्रपति साहू महाराज और छत्रपति साहू महाराज के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के अंदर में हमें इस देश का हुक्मरान बनाने का, इन्होंने हुक्मरान बनाने के लिए संघर्ष किया। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन की लड़ाई इन्होंने लड़ी। इसके बाद फिर मान्यवर कांशीराम जी ने देखा कि हमारे बुजुर्गों ने इतना संघर्ष किया है, 108 साल के संघर्षों का उन्होंने अध्ययन किया, और 108 साल के संघर्षों के अध्ययन करने के बाद मान्यवर कांशीराम जी ने देखा कि इस देश की सबसे बड़ी अगर कोई बीमारी है तो वो जाति की बीमारी है। क्योंकि आज इस देश में 6000 जातियों में बटे हुए लोग आपस में टुकड़ों में बटे हुए हैं, और इन्हीं जाति के लोगों को इस्तेमाल करके आज ये सरकार बनाने का काम करते हैं। तो मान्यवर कांशीराम जी ने जाति के आधार पर टूटे हुए लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाने का काम किया, और बहुजन समाज बनाने के लिए उन्होंने हर जाति के बीच में भाईचारा का सीमेंट लगाने का काम किया, और भाईचारा से जोड़कर बहुजन समाज बनाकर बहुजन समाज के लिए एक विकल्प दिया कि सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, तुम्हारी खुद की पार्टी हो सकती है। तुम अपने दिमाग, अपना समय, अपना पैसा लगा करके अपनी खुद की पार्टी बनाकर अपने वोट, अपने सपोर्ट, अपने नोट से अपनी खुद की सरकार बनाने का काम कर सकते हो। और बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम जी ने 1984 में बना के दे दी। आज बहुजन समाज पार्टी इस देश के सामने एक विकल्प है, जो इस देश के अंदर में भारत के संविधान समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय को लेकर इस देश में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत, सम्राट अशोक का भारत बनाने के लिए में सबसे बड़ा हथियार वोट का हथियार है। आज कांशीराम जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मान्यवर कांशीराम जी के चले जाने के बाद उस आंदोलन को गति देने के लिए आज बहन कुमारी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला हो करके अपने पूरी जीवन भर संघर्ष करते आ रही हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम पंडित नेहरू जी से लेकर के अगर नरेंद्र मोदी जी तक देख लें तो जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है?
क्या इस देश का दबा कुचला पिछड़ा समाज के बीच में से कोई प्रधानमंत्री बना? नहीं बना। तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री बनते किससे हैं? वोटों से ही तो बनते हैं। और सबसे ज्यादा वोट किनके पास है? अगर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज और सवर्ण समाज में से भी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे जैसे दबे कुचले या हमारे जैसे दुखी लोग हैं, ऐसे तमाम सारे लोगों को जोड़कर आज बहन कुमारी मायावती जी ने एक नारा दिया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार बनती है तो ये सभी लोगों का ध्यान रखेगी, सभी लोगों का विकास करेगी और सच्चे निष्ठा और ईमानदारी से विकास करेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 73 वर्षों में हमने कांग्रेस बीजेपी को देखा और कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, इन्होंने शिक्षा हमें दिलाने का काम नहीं किया। अगर इस देश के अंदर में शिक्षा दिलाने का काम किया तो महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति साहू महाराज ने दिया। और इस बात को भारत के संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने लिख करके जो शिक्षा का अधिकार हमें देने का काम किया, तब कहीं जा करके आज हम थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त करने के हकदार बने हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में या जिंदगी के हर क्षेत्र में अगर आज हमें आगे बढ़ने का अगर मौका मिला है तो ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के बदौलत मिला है। लेकिन साथियों, आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, तुम अपने घरों की दीवारों पे लिख लो कि तुम इस देश की शासन करती जमात हो। कुछ लोग हंसते होंगे कि जब हम ये नारा लगाते हैं कि देश की प्रधानमंत्री कैसी हो, बहन कुमारी मायावती जैसी हो, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, ये संभव है, ये हो सकता है। और इस काम के लिए हमें अपने बहुजन समाज के लोगों को तैयार करने की जरूरत है। पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी साथी हैं, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जिनके ऊपर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भाई मैंने तो सोचा था पढ़ लिख करके ये समाज के काम करेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं तो सिर्फ ये पेट पालने की तरफ लग गए हैं। आज मैं ऐसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी साथियों से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी ने इस कंसेप्ट को समझ पाया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें नहीं होती वह समाज कभी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता। अगर राजनीति में कामयाब होना है तो गैर राजनीतिक जड़ का भी होना बड़ा ज़रूरी है। आज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मेहरबानी से, उनकी कृपा से आज इस देश के अंदर में पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 27,58,000 से भी ज़्यादा है, लगभग 28 लाख मान लें। इतने बड़े पैमाने में शेड्यूल कास्ट में अकेले, अगर हम शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो कम से कम नहीं तो 8-9 लाख शेड्यूल ट्राइब में भी पढ़े लिखे कर्मचारी हैं। इसी तरह से पिछड़े वर्गों में आज पढ़े लिखे कर्मचारी होना तो चाहिए था ज़्यादा, लेकिन आज उनके लगभग 14 लाख से ऊपर उनके भी पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी हैं। अगर इस देश के अंदर में SC ST OBC का पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों की अगर हम बात करें तो ये 58 लाख से ऊपर लोग हैं। जब इतने बड़े पैमाने में जब बुद्धि वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, और तो इस देश के अंदर में हम सरकार चला नहीं सकते, हम सरकार बना नहीं सकते। सवाल इस बात का है कि हमने अपने समाज को कुछ देना नहीं सीखा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था कि जो इस समाज में पैदा हुआ है, अपने समाज के स्वाभिमान के लिए उनका कर्तव्य, उनकी जिम्मेवारी है कि जो वो कमाता है तो कम से कम उसका 20वां भाग वो समाज के लिए समर्पित करे। लेकिन साथियों, हमने समाज से लेना सीखा लेकिन समाज को देने का काम नहीं किया। अगर हमने समाज के को थोड़ा देने का काम शुरू कर दें, थोड़ा सा भी अगर देना शुरू कर दें तो वो दिन दूर नहीं है, हमारी भी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हो सकती है और इस देश के अंदर में सरकार बनाने का काम कर सकते हैं। जो कांग्रेस बीजेपी इस देश को
बर्बादी के कगार पर लेकर के खड़ा कर दिया है, आज उसका एक विकल्प के रूप में आज बहुजन समाज पार्टी हमारे सामने है। और आज हमारे नेतृत्व के लिए बहन कुमारी मायावती जैसे एक ऐसे सशक्त नेतृत्व भी हमारे सामने हैं। सवाल इस बात का है कि हम अनेक संगठनों में, अनेक टुकड़ों में, पहले हम जातियों में बटे रहे, आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे संगठनों में हम बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई जाति का संगठन बनाने में लगे हैं, कोई और कुछ संगठन बनाने में लगे हैं। तो इससे क्या आपकी ताकत एक होने वाली है? क्या आप मजबूत हो पाएंगे? कुछ इस देश में कर पाएंगे? इतने बड़े भारत के अंदर में जहां 130 करोड़ से ज्यादा आबादी है, अगर इस देश के अंदर में हमें कुछ करना है तो एक आदर्श, एक विचारधारा हमारे पास है। साहू फुले अंबेडकर की विचारधारा है, हमारे संत गुरुओं की विचारधारा है। संत गुरु कबीर साहब, संत चोखा मेला, हरिचंद गुरुचंद, गुरु घासीदास जी, कर्मा माता जी, ऐसे अनेक संत महात्माओं का विचारधारा है। और ये सारे विचारधारा आज के तारीख में इस देश के अंदर में सभी लोगों ने इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए काम कर रहे थे। अगर हम गुरु कबीर साहब की भी बात करें तो गुरु कबीर साहब भी इस देश के अंदर में समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। गुरु रविदास की बात करें तो गुरु रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे राज्य की कल्पना उस जमाने में गुरु रविदास जी ने किया। अगर हम गुरु घासीदास जी की बात करें तो गुरु घासीदास जी ने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान ये तीनों सतलोक समान, सतलोक आसमान में नहीं है। अगर जिसके पास रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तो वो स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकता है। लेकिन रोटी कपड़ा मकान देने का काम कौन कर सकता है? कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, ये काम सरकार की है। और इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात लिख दिया है कि चाहे सरकार किसी की बने, उस सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार जो जहां लोग रहते हैं वहां उनके आने जाने के लिए रास्ता का प्रबंध, आवागमन का प्रबंध, उनके प्रकाश के लिए बिजली का प्रबंध, उसके पीने के पानी का प्रबंध, उनके शिक्षा के लिए स्कूल का प्रबंध, उनके स्वास्थ्य के लिए अस्पताल का प्रबंध, उनके रोजगार के लिए रोजगार का प्रबंध, उनके खाने पीने का प्रबंध, उनके आवास का प्रबंध। तो आज ये सब कुछ अगर भारतीय संविधान में ना होता तो ये कोई भी सरकार देने का काम नहीं करते। लेकिन मैं जानता हूं कि जो असली मुद्दा है उससे लोगों का ध्यान हटाने का काम करते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में यहां जो कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ये हमें कहां लेके जा रहा है? नरवा, गरवा, घुरवा, कोबर, ये हमारी तरक्की है, ये हमारा विकास है, ये हमारी उन्नति है, ये उन्नति का मार्ग है। अगर सही मायने में अगर छत्तीसगढ़ का सही विकास की बात करना है तो यहाँ के जो गरीब किसान, नौजवान हैं, मजदूर हैं, उन लोगों के लिए सही शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल के स्टैंडर्ड को बनाने का काम होना चाहिए। लोगों के कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ाने का काम करना चाहिए। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? नरवा, गरवा, घुरवा। अब इसमें हम लगे हैं। आज कोई भी गांव के अंदर आप चले जाइए, एक भी गांव के अंदर में जानवर जो है कहीं पर भी गौठान में नहीं मिलेगा। सारा जानवर सड़क के ऊपर और दिन भर खेत के अंदर। हर गांव के किसान मजदूर परेशान हो चुके हैं जानवर को हटाने के लिए। किसी गांव के अंदर में कहीं जानवर का कोई प्रबंध नहीं है और इसके नाम पर तमाम सारे धड़ल्ले से जो है सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। आज यूरिया के लिए परेशान है। यूरिया ब्लैक मेल में बेचा जा रहा है। ब्लैक यूरिया जो है किसानों को मिल नहीं रहा है। दुगने तिगने कीमत में भी यूरिया प्राप्त नहीं हो रहा है और ये समय यूरिया का है। दवाइयाँ
जो खेतों में छिड़काव करते हैं, आज हर गांव के हर किसान के खेतों में आज बीमारी है। फसल जो है उसको बचाने के लिए किसान दवा के छिड़काव के लिए परेशान है। नकली दवाओं की बिक्रियां हो रही है, डबल तिबल कीमत में बिक्री हो रही है। इस पर सरकार का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तो कुल मिलाकर के चाहे राज्य की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आज कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने इस देश के प्रदेश के सही विकास और उन्नति के लिए काम करने के बजाय ये सिर्फ हमारे ध्यान भटकाने का काम करते हैं। लेकिन आज मैं तमाम देश के बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं, अगर भारत को बचाने को सही दिशा में ले जाना है तो आइए हम गरीब लोग, दबे कुचले लोग, पिछड़े लोग, हर नौजवान जो आज दिशा विहीन हो रहे हैं, जवान का जो है युवा वर्ग भटकाव की दिशा में जा रहे हैं, मैं उन तमाम नौजवान मित्रों से, नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अपनी जवानी बर्बाद करने का काम मत करो, व्यर्थ में गंवाने का काम मत करो। आओ अपने महापुरुषों के विचारों को समझो और बहुजन समाज की विचारधारा को समझकर संगठित होकर इस देश में बहुजन समाज बनाकर, बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाकर कांग्रेस बीजेपी का हम विकल्प दें। अन्यथा 73 साल बर्बाद हुए हैं और न जाने कितने साल बर्बाद होंगे। मैं आप सभी साथियों से पुरजोर अपील करता हूं। यही बात कहने के लिए मैं आज आप लोगों के बीच में फेसबुक में लाइव आया हुआ था। पहली बार आया था। आप लोगों ने मेरी बात को सुना होगा, समझा होगा और निश्चित रूप से आप मेरी बातों पर गौर करेंगे, ऐसे मैं आपसे अपील करते हुए आप लोगों से विदा चाहता हूं। सभी साथियों को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।